इंटरडिपेंडेंट इनकम्स, इंक्रीज इन फॉरेन डिमांड, यहां से शुरू करना है। एनी क्वेश्चन? वी हैव सो फार assumed that foreign income prices and exchange rate remain unchanged। हमने अभी तक ऐसा मान लिया है कि फॉरेन इनकम है, प्राइसेस है और एक्सचेंज रेट जो है वो अनचेंज रहता है, मान करके चलते हैं हम। फर्स्ट, सबसे पहले वी कंसीडर एन इंक्रीज इन फॉरेन इनकम। हम ये मान करके चलते हैं कि जो फॉरेन इनकम है वो बढ़ जाती है, जिसको वाई एफ से दर्शाया गया है। कीपिंग प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट फिक्स्ड, प्राइसेस को, एक्सचेंज रेट को फिक्स रखते हुए मान करके हम चलते हैं। क्या बढ़ जाता है? फॉरेन इनकम। द इनिशियल डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स is given by DD in figure 6.7। What is figure 6.7? This is figure 6.7। जो डिमांड है डोमेस्टिक गुड्स की, हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं की जो प्रारंभिक डिमांड है वो DD से दर्शाई गई है फिगर 6.7 में। ठीक है, ये DD से दर्शाई गई इनिशियल डिमांड। पहले डिमांड इतनी थी, इक्विलिब्रियम यहां पर था। ठीक है, द इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई। इक्विलिब्रियम जो था वो ई पॉइंट पर था यहां पर। ये डी क्या है? इनिशियल डिमांड है। ठीक है, और ये ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम। इनिशियल डिमांड का मतलब है जब शुरू में वो इनकम बढ़ती है तब। ठीक है, वी एज्यूम दैट इनिशियली, हम मान करके चलते हैं कि शुरू में ट्रेड इज बैलेंस्ड, जो ट्रेड है वो बैलेंस्ड है, सो दैट नेट एक्सपोर्ट्स एसोसिएटेड विद वाई आर इक्वल टू जीरो। इसीलिए जो नेट एक्सपोर्ट होगा जो वाई से जुड़ा होगा, वाई का मतलब डोमेस्टिक इनकम से जुड़ा होगा, ठीक है, वो जीरो होगा, जीरो के बराबर होगा। ये कैसे जीरो के बराबर होगा मुझे बताओ कि आपको कुछ समझ आया, कॉन्सेप्ट नहीं आया कि नेट एक्सपोर्ट कब हो बैलेंस, ट्रेड कब बैलेंस्ड में होगा? जब किसी देश की जो इंपोर्ट है वो भी उतना ही हो रहा है और एक्सपोर्ट भी उतना ही हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड में, वो ट्रेड बैलेंस में। ठीक है, जितना इंपोर्ट है उतना ही एक्सपोर्ट है। ठीक है, वो ट्रेड बैलेंस है। एज वी एक्सप्लेन इन फिगर 6.4, जैसा कि हमने फिगर 6.4 में एक्सप्लेन किया है, द लाइन AD, जो AD लाइन है, इज स्टीपर देन DD। वो DD से, DD मीन्स डोमेस्टिक डिमांड, AD मीन्स एग्रीगेटेड डिमांड। जो AD लाइन है वो DD से स्टीपर है। स्टीपर का मतलब होता है होना, ऐसे होना। ठीक है, कम स्टीपर ऐसे होगी, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। स्टीपर का मतलब और ऐसे हो। ठीक है, द डिफरेंस इज इक्वल, जो डिफरेंस है वो समान है नेट एक्सपोर्ट्स में, सो दैट इफ ट्रेड इज बैलेंस्ड। नेट एक्सपोर्ट में डिफरेंस समान ही होगा क्योंकि ट्रेड बैलेंस में है, एट ई पर है वो। ठीक है, DD इंटरसेक्ट्स AD एट E, क्योंकि जो DD है वो AD कर्व को E पर इंटरसेक्ट करती है। E पर इंटरसेक्ट करने का मतलब जहां पर DD और AD इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट E पॉइंट होता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि ट्रेड यहां पर बैलेंस है, इस पॉइंट पर ट्रेड बैलेंस है। ट्रेड बैलेंस का मतलब होना कि हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो इक्वल है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर भी इक्वल नहीं है, इस पॉइंट पर भी इक्वल नहीं है, ये इक्वल इस पॉइंट पर है। ठीक है, द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन वाई एप, फॉरेन इनकम में इंक्रीज होने का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, इज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है। कैसे कैसे बढ़ जाता है बताओ? मैंने ये बोला है कि जो फॉरेन इनकम बढ़ती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। फॉरेन फॉरेन अगर फॉरेन इनकम बढ़ जाती है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। हाँ, फॉरेन इनकम बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हो गए कि हम जो दूसरे देशों से अपने जो चीजें वस्तुएं जो चाहते हैं वो मंगा सकते हैं, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही। दूसरे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर हमारी इनकम बढ़ती है। तो दूसरे फॉरेन इनकम बढ़ने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इनकम उनकी बढ़ी है। ठीक है, फॉर ए गिवन लेवल ऑफ डोमेस्टिक इनकम, एक डोमेस्टिक इनकम का हम एक लेवल मान करके चलते हैं। दिस इंक्रीजेज डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, यह है
डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम अगर एक लेवल तक बढ़ती है तो ये डोमेस्टिक जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ाता है। मतलब हमारी थोड़ी सी इनकम बढ़ गई एक लेवल पर तो हमारे ही देश की वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, न कि दूसरे देश की वस्तुओं की। ठीक है, आगे देखो, सो दैट ताकि जो डिमांड जो है डोमेस्टिक डिमांड शिप्स अप टू डी। ठीक है, मतलब ये डोमेस्टिक डिमांड है, ये वाली इनिशियल डिमांड ये थी, और हमारी एक थोड़े से लेवल में इनकम बढ़ गई हमारी ही। ठीक है, तो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अब यहाँ तक आ गई कि डिमांड बढ़ गई। ये देखो, जब डिमांड बढ़ गई हमारी, ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड ये वाली कर्व जो दानेदार कर्व दिखा रही, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर आ गया अब। ठीक है, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर आ गया इक्विलिब्रियम। एज एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, जैसे जैसे एक्सपोर्ट इंक्रीजेस होता है एक इनकम के लेवल पर, द नेट एक्सपोर्ट्स लाइन आल्सो इंक्रीजेस टू NX। जो नेट एक्सपोर्ट्स लाइन है वो भी NX पर इंक्रीज हो जाती है। नेट एक्सपोर्ट्स लाइन यहाँ पर, ये नेट एक्सपोर्ट्स लाइन है, तो ये नेट एक्सपोर्ट्स लाइन यहाँ तक आ गई। ठीक है, मतलब इनकम हमारी, मतलब एक्सपोर्ट हमारा यहाँ तक बढ़ा है। ठीक है, और हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड्स है वो यहाँ तक बढ़ी, एक्सपोर्ट भी बढ़ गया और डोमेस्टिक थिंग्स की डिमांड भी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, द न्यू इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई। जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट ई पर होगा, ये जो निशान लगा रखा है इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, जैसा आकृति में देख करके बताया गया वही बातें यहाँ लिख रखी हैं। विद नेट आउटपुट लेवल वाई, जो नेट आउटपुट लेवल जो होगा वो वाई पर रहेगा, वाई जो साइन दे रखा है इस पर। ठीक है, द इंक्रीज इन फॉरेन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम। फॉरेन इनकम अगर बढ़ती है तो डोमेस्टिक इनकम भी बढ़ जाती है थ्रू द मल्टीप्लायर के माध्यम से। इस लाइन को समझाओ, डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी तो हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी? मतलब फॉरेन इनकम बढ़ेगी तो हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, ये समझाना। अगर फॉरेन इनकम बढ़ेगी तो हमारे देश से वस्तु को खरीदेंगे, हाँ, और हमारे देश से वस्तु खरीदेंगे तो फिर हमारी भी तो इनकम ऐसे बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ इनकम्स को भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दस वी कैन से दैट आवर इनकम आल्सो इंक्रीजेस व्हाइल फॉरेन इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द ट्रेड बैलेंस? ट्रेड बैलेंस को क्या होता है? इफ द इंक्रीज इन वाई, यदि इनकम इंक्रीज हो जाती है, लीड्स टू ए लार्ज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, वो इंपोर्ट्स को लार्ज इंक्रीज कर देता है। हमारे देश की या हमारी इनकम बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, द ट्रेड बैलेंस को डिटीरियोरेट, जो ट्रेड बैलेंस है वो डिटीरियोरेट हो जाना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ेगी तो फिर इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट तो हमारा उतना ही है और इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट हम उतना ही कर रहे हैं, मीन्स वी आर इन ट्रेड डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। बट इट डज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एट द न्यू लेवल ऑफ इनकम, इनकम के न्यू लेवल पर डोमेस्टिक डिमांड इज गिवन बाय DE। जो डोमेस्टिक डिमांड है वो DE के द्वारा दी जाती है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स आर दस गिवन बाय CE। जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो CE के द्वारा दिए गए होते हैं। ठीक है, CE के द्वारा कैसे? जैसे CE। ठीक है, और न्यू डिमांड है वो किसके द्वारा? D and E। ठीक है, ये होगा विच जो बिकॉज AD इज नेसेसरीली बिलो DD, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो नेसेसरीली बिलो DD, डोमेस्टिक डिमांड से नीचे होती है। ठीक है, इज नेसेसरीली पॉजिटिव, वो आवश्यक रूप से पॉजिटिव होता है। ठीक है, दस इस प्रकार से वाइल इंपोर्ट्स इंक्रीज, जब इंपोर्ट बढ़ जाता है, हम आयात ज़्यादा करते हैं, दे डू नॉट ऑफसेट द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, वो एक्सपोर्ट्स में जो इंक्रीज हो रही है उसको दूर नहीं करता है, वो भी बढ़ता चला जाता है। एंड देयर इज ट्रेड सरप्लस, वो ट्रेड सरप्लस होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेड सरप्लस रहेगा। कन्वर्सली इसके विपरीत ए रिसेशन अब्रोड वुड रिड्यूस डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स एंड कोज ए ट्रेड डेफिसिट। इसके विपरीत क्या होता है?
मान लो कि विदेश में रिसेशन हो गया, रिसेशन का मतलब विदेश में मंदी आ गई, विदेश में मंदी आ गई तो मंदी तो इकोनॉमी के हर सेक्टर में आएगी ना लगभग, कि उनका प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो उनको इनकम भी उनकी कम होती चली जाएगी, जब इनकम कम होती चली जाएगी तो वो हमारे देश की चीज़ें थोड़े ना मंगवाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और हमारा अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट हम फिर भी ज़्यादा करवा रहे हैं तो ट्रेड डेफिसिट वैसे ही होगा। ठीक है, दस इस प्रकार से बूम्स एंड रिसेशन इन वन कंट्री, एक देश में यदि बूम होता है या रिसेशन होता है, मंदी, और मंदी के बाद जो प्रगति होती है वो होता है एक देश में, टेंड टू बी ट्रांसमिटेड टू अदर कंट्रीज, उस मंदी को, उस बूम को दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से इन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज में जो हम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मंदी आ गई किसी देश में तो दूसरे देश में कैसे चली जाएगी वो मंदी, कैसे ट्रांसफर होगी बताओ, बूम आ गया तो दूसरे देश में कैसे ट्रांसफर होगा? तो दूसरे देश में वो उतना इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जो इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट भी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी इनकम भी तो कम हो जाएगी, उनकी इनकम भी और मंदी आ जाएगी, वो आउटपुट लेवल भी नहीं बढ़ा पाएंगे, वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगी, उनकी जो मंदी है वो दूसरे देशों में मंदी चली जाएगी, क्योंकि वो मंगवा ही नहीं रहे कुछ, वो मंगवा ही नहीं रहे तो उनकी भी इकोनॉमी ठप हो जाएगी फिर। ठीक है, इस वजह से जो एक देश में बूम है और एक देश में जो वो मंदी है वो ट्रांसफर हो जाएगी। चेंज इन प्राइसेस, अब हम मान करके चलते हैं कि प्राइसेस में चेंज होता है तो कैसे होता है। अभी तक तो हमने ये सोचा था कि इनकम लेवल कैसे बढ़ती है तो क्या क्या होता है। नेक्स्ट आगे भी कंसीडर द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्राइसेस, हम मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसके प्रभाव को हम समझेंगे। एज्यूमिंग द एक्सचेंज रेट टू बी फिक्स, ये मान करके कि जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स है, वो नहीं घट बढ़ रही है। इफ प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फॉल, यदि हमारे देश में बनी वस्तुओं का डोमेस्टिक उत्पादन का प्राइसेस जो है कम हो जाता है, वही से फॉरेन प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, जब ये मान करके चलते हैं कि जो फॉरेन प्राइसेस है वो कांस्टेंट रहता है, हमारे देश की वस्तुओं का प्राइस कम हो गया लेकिन जो विदेश में बनी वस्तुएं उनका प्राइस सेम हो गया, वो नहीं कम हुआ है। ठीक है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स विल राइज, जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, क्यों? क्यों हमारे देश की चीजें सस्ती होगी, एक्सपोर्ट बढ़ गया। एडिंग टू एग्रीगेट डिमांड, यह एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगा। एंड हेंस और रहता है विल रेज अवर आउटपुट एंड इनकम, वो हमारे आउटपुट को और हमारी इनकम को बढ़ा देगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे तो। एनालॉगसली, इसके समान ही, राइज इन प्राइसेस ऑफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट, यदि कंट्री के एक्सपोर्ट में प्राइसेस राइज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, विल डिक्रीज दैट कंट्रीज नेट एक्सपोर्ट्स, वो उस कंट्री के नेट एक्सपोर्ट्स को घटा देंगे। एंड आउटपुट एंड इनकम, और आउटपुट और इनकम को भी घटा देंगे। मतलब इस प्रकार से मान रहे हैं कि चीजें सस्ती होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ गया, मतलब एक्सपोर्ट सस्ता हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट अगर महंगा हो गया तो उस देश में क्या होगा, आउटपुट लेवल भी कम हो जाएगा, इनकम भी कम हो जाएगी। सिमिलरली, उसी प्रकार से प्राइस इंक्रीजेस अब्रॉड, यदि विदेश में प्राइस बढ़ जाते हैं, विल मेक फॉरेन प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव, वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को ज्यादा महंगा बना देते हैं अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो। एंड हेंस अगेन, और फिर से उसी प्रकार, रेज नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है। एंड डोमेस्टिक आउटपुट एंड इनकम, और डोमेस्टिक आउटपुट और डोमेस्टिक इनकम जो है वो बढ़ जाती है। प्राइस डिक्रीजेस अब्रॉड हैव द अपोजिट इफेक्ट, जो प्राइस अब्रॉड में डिक्रीज हो जाते हैं तो उसका अपोजिट इफेक्ट होता है। अपोजिट इफेक्ट होने का मतलब ये है कि प्राइसेस अगर डिक्रीज हो गए विदेश में तो वहाँ की चीज़ें सस्ती हो गई, वहाँ की चीज़ें सस्ती होगी तो हम डोमेस्टिक चीज़ें लेने की बजाय हम विदेशी चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे, जो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा और हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट को बढ़ा देगा वो। एक्सचेंज रेट चेंजेस, एक्सचेंज रेट चेंज होता तो क्या होता है? चेंजेस इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट वुड चेंज द रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में चेंज हो गया तो रियल एक्सचेंज रेट में भी चेंज हो जाएगा। एंड हेंस इंटरनेशनल रिलेटिव प्राइस, और इस प्रकार से जो इंटरनेशनल रिलेटिव प्राइसेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अ डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी विल रेज द कॉस्ट ऑफ बाइंग फॉरेन गुड्स, यदि रुपए का मूल्य ह्रास हो जाता है तो जो फॉरेन गुड्स खरीदने की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रुपये का डेप्रिसिएशन होगा।
रुपए का डेप्रिसिएशन होने का मतलब ये है कि एक पेन दूसरे 10 रुपए में खरीदते हैं हम, लेकिन 10 रुपए में खरीदने के बजाय अब वही पेन हमें 15 रुपए में मिल रहा है, तो मीन्स जो 10 रुपए की वैल्यू थी अब वो 15 रुपए के इक्वल हो गई है, तो 50% रुपीज क्या होगा, डिवेल्युएटेड होगा। ये एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको खरीदने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रुपये डेप्रिशिएटेड हो गया। एंड मेक डोमेस्टिक गुड्स लेस कॉस्टली, और जो डोमेस्टिक गुड्स है हमारे देश में बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो कम महंगी हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। दिस विल रेज नेट एक्सपोर्ट्स एंड देयरफॉर इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। यह जो नेट एक्सपोर्ट्स होता है उसको रेज कर देगा, बढ़ा देगा, एंड देयरफॉर इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड, और इस प्रकार से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगा। कन्वर्सली इसके विपरीत अ करेंसी एप्रिसिएशन वुड रिड्यूस नेट एक्सपोर्ट्स। यदि एक करेंसी में मूल्यवृद्धि हो जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है, तो नेट एक्सपोर्ट्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि चीजें महंगी होगी। 10 रुपए का पेन जो हम पहले खरीदते थे अब वही पेन हमें कितने रुपए में मिल रहा है, एप्रिशिएट कर दो रुपए की वैल्यू को, 8 रुपए में 9 रुपए में मिल रहा है, कम पैसे दे करके पेन मिल रहा है, वही रेट में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई विदेश में बनी हुई चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो गई हैं, पहले 10 रुपए में मिलते थे अब 8 रुपए मिल जाते हैं, तो एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। एंड देयरफॉर, और इस प्रकार से जो एग्रीगेटेड डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस कर देगा, इंपोर्ट ज़्यादा करने लग जाएंगे। हाउएवर, हालांकि वी मस्ट नोट दैट इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स, हमें यह भी नोट करना होगा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स हैं टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। वो एक्सचेंज रेट में जो चेंज हुआ है उसको रिस्पॉन्ड करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो एकदम से वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम जो है वो जो कंसिडरेबल है, काफ़ी है, में इलैप्स, वो इलैप्स हो जाता है बिफोर एनी इंप्रूवमेंट इन नेट एक्सपोर्ट्स इज अपरेंट। इससे पहले कि नेट एक्सपोर्ट्स में कोई स्पष्ट इंप्रूवमेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, टाइम इलैप्स हो जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ट्रेड डेफिसिट्स क्या होता है, सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, अब इसको देखते हैं हम। द क्वेश्चन अराइजेज आर, जो प्रश्न हमारे उठते हैं अभी, आर ट्रेड डेफिसिट्स अ कॉज फॉर अलार्म, की जो ट्रेड डेफिसिट्स होते हैं क्या वो हमारे सतर्क होने का कारण बनते हैं, क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्या ट्रेड डेफिसिट किसी प्रकार का अलार्म बजाता है कि हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। वी नोट दैट एन एसेंशियल डिफरेंस, हम नोट करते हैं कि जो एक एसेंशियल डिफरेंस होता है, आवश्यक जो अंतर होता है बिटवीन ए क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी इज दैट व्हाइल इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी, वो एक क्लोज इकोनॉमी में और ओपन इकोनॉमी में जो आवश्यक अंतर होता है वो ये होता है कि जो क्लोज इकोनॉमी होती है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। क्लोज इकोनॉमी में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होगी। इन एन ओपन इकोनॉमी दे कैन डिफर, वो डिफर हो सकते हैं। कैसे? ओपन इकोनॉमी तो मीन्स हो गया कि इंपोर्ट भी होगा और एक्सपोर्ट भी होगा। क्लोज्ड इन, जो क्लोज इन इकोनॉमी है उसका मतलब है कि ना ही तो इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। माय क्वेश्चन इज अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि क्लोज इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे इक्वल होगी और एक ओपन इकोनॉमी में वो डिफर कैसे हो सकती है, ये क्वेश्चन है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो क्लोज इकोनॉमी में तो सेविंग, जब क्लोज इकोनॉमी होगी, सेविंग का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट इसलिए इक्वल होती है, मान लो क्लोज इकोनॉमी में है एंड वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद अदर कंट्री, ठीक है। मेरी इनकम 10,000 रुपये है, मेरा कंजम्पशन 5,000 रुपये है, मैं लिक्विडिटी 2,000 रुपये रखता हूँ, 3,000 रुपये मैं बैंक में जमा करवा देता हूँ, वो मेरी सेविंग हो गई। बैंकों में जो भी हमने पैसा जमा करवाया है वो हमारे सबकी सेविंग है। उसी सेविंग को गवर्नमेंट या दूसरे बैंक्स लोन वगैरह दे करके इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करते हैं। मतलब हमारी जो सेविंग्स है वही सेविंग इन्वेस्टमेंट के काम आती है, तो वी कैन से दैट कि हमारी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। समझ गए, ठीक है। लेकिन जब ओपन इकोनॉमी होगी, ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि वी हैव रिलेशन विद अदर कंट्री, हमारी सेविंग 3-3 हज़ार रुपये सेम है, सडनली ओपन इकोनॉमी होगी, हमने सुबह उठते ही आँख खोली और पता चला कि वी आर नाउ ओपन इकोनॉमी,
ओपन इकोनॉमी हो गए तो क्या हो गया कि जितनी हमारी सेविंग है वो तो सेविंग है ही, वो इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों से भी आ रही है। ठीक है, कोई एमएनसी आ गई, कोई एसेट्स यहाँ पर खरीद लिए हमारे देश में, कोई और दूसरा प्रोजेक्ट वगैरह आ गया जो दूसरे देश की सहायता से, ऐसा कुछ है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है सेविंग के मुकाबले तो वो अपने आप ही डिफर हो गई। ऐसा इक्वेशन 6.5 से पता चलता है। इक्वेशन 6.5 जैसे वाई, वाई क्या होगी, इनकम, इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है, माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, वो भी तो इसमें आएगा इन्वेस्टमेंट। और या सेविंग, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट सेविंग्स, हम प्राइवेट सेविंग्स में न अंतर करते हैं। दैट पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट इज सेव्ड रेदर देन कंज्यूम, वो डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट होता है जो कंज्यूम करने के बजाय उसको सेव किया जाता है, वो होती है प्राइवेट सेविंग। ठीक है, दैट इज वाई माइनस टी माइनस सी, इनकम माइनस टी, टी मीन्स यहाँ पता चलेगा कि टी क्या दे रखा है। ठीक है, एंड सी गवर्नमेंट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग में प्राइवेट सेविंग में हम डिफर करते हैं। गवर्नमेंट्स इनकम इट्स नेट टैक्स रिवेन्यू माइनस इट्स कंजम्पशन, गवर्नमेंट परचेजेस टी माइनस जी, टैक्स रिवेन्यू टी फॉर टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है कि जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो क्या होती है, गवर्नमेंट की इनकम जब नेट टैक्स रिवेन्यू होता है, नेट टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट का ज्यादा होता है माइनस गवर्नमेंट के कंजम्पशन से और गवर्नमेंट की परचेज से, क्योंकि हम जनरली बड़े में से ही, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं। तो हम मान करके चलते हैं कि गवर्नमेंट का जो नेट टैक्स रिवेन्यू है वो ज्यादा है। ठीक है, इसको काट करके जो गवर्नमेंट की क्या होगी, वो गवर्नमेंट की सेविंग होती है। सेविंग क्या होती है, सेविंग वो होती है हमारे पास कोई भी इनकम हो, चाहे गवर्नमेंट के पास इनकम हो, हमारा जो कंजम्पशन है उसको काट करके, ठीक है, और उसको काट करके वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगी। 10,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, मैं अपना अगर कंजम्पशन काट लेता हूँ टैक्स पे करने के बाद या कुछ और करने के बाद, वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। सेम कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट पे लगता है। तो गवर्नमेंट की जो सेविंग है और प्राइवेट सेविंग जो है उसमें हम यहाँ पर अंतर करते हैं। ठीक है, द टू टुगेदर एड अप टू नेशनल सेविंग, ये दोनों मिलकर के नेशनल सेविंग बनाते हैं। कौन सी सेविंग, कि प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग इज इक्वल टू नेशनल सेविंग। जैसे इसमें दे रखा सेविंग, सेविंग क्या है, इनकम होगी जो वाई से दर्शाई जाती है, डिस्पोजेबल इनकम कह सकते हैं हम। सी इनकम माइनस कंजम्पशन, कंजम्पशन कर दिया, और जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, कंजम्पशन माइनस कर दिया, एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या बच गया, पैसे बच गए जो सेविंग है। ठीक है, इज इक्वल टू वाई माइनस टी माइनस सी प्लस टी प्लस सी प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग। ठीक है, वाई इनकम माइनस टैक्स माइनस कंजम्पशन, ये गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है, प्लस टी, टी मीन्स टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग। ठीक है, ये प्राइवेट सेविंग होगी। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट सेविंग हो जाएगी। ये प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग जब दोनों मिल जाती है तो नेशनल सेविंग आ जाती है। Thus from 6.16 and 16 and 6.17 we get, हमें क्या मिलता है, सेविंग, सेविंग क्या होगी, प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग मींस नेशनल सेविंग, और नेशनल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये हमें मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो नेट एक्सपोर्ट्स होता है वो क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट सेविंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने अब्रोड में की हो, कहीं पर भी हो, इज इक्वल टू प्राइवेट सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमें मिल गया। व्हेन ए कंट्री रन्स अ ट्रेड डेफिसिट, जब कोई कंट्री एक ट्रेड डेफिसिट में रन होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 6.18। इंपॉर्टेंट होता है कि हम राइट साइड की इक्वेशन को देखें, 6.18 को देखें, राइट साइड की इक्वेशन। ठीक है, टू सी वेदर देयर हैज बीन ए डिक्रीज इन सेविंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये देखने के लिए कि क्या सेविंग में डिक्रीज हुई है या इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार की इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है, और एन इंक्रीज इन द बजट डेफिसिट की, या फिर ये देखने के लिए क्या बजट डेफिसिट में किसी प्रकार का कोई इंक्रीज हुआ है, बजट डेफिसिट तो नहीं हमारा बढ़ा हो। देयर इज रीजन टू वरी अबाउट ए कंट्रीज लॉन्ग रन प्रोस्पेक्ट्स,
यह चिंता करने का कारण होता है कि हम जब एक देश जो है वो लॉन्ग रन में जा रहा, मतलब लंबे समय तक प्रोस्पेक्ट से संभावना है। इफ द ट्रेड डेफिसिट रिफ्लेक्ट अ स्मॉलर सेविंग, यदि ट्रेड डेफिसिट्स एक स्मॉलर सेविंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि ट्रेड डेफिसिट भी हो रहा है और सेविंग भी बहुत कम है, और ए लार्ज बजट डेफिसिट या एक बहुत बड़ा बजट डेफिसिट हमारे सामने आ रहा होता है, व्हेन द इकोनॉमी हैज बोथ ट्रेड डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट, जब किसी इकोनॉमी में ट्रेड डेफिसिट भी होता है, बजट डेफिसिट भी होता है, इट इज सेड टू बी फेसिंग ट्विन डेफिसिट। ऐसा माना जाता है कि वो जो देश है वो ट्विन डेफिसिट्स को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, दोहरा घाटा हो रहा है देश में। क्या क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट भी है, बजट डेफिसिट भी है, दोहरा घाटा हो रहा है। ठीक है, द डेफिसिट कुड रिफ्लेक्ट हायर, जो डेफिसिट है वो हायर रिफ्लेक्ट हो सकता है, हायर रिफ्लेक्ट कर सकता है। क्या क्या, प्राइवेट और गवर्नमेंट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है या गवर्नमेंट कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, सेविंग नहीं हो रही है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द कंट्रीज कैपिटल स्टॉक, कंट्री का जो कैपिटल स्टॉक है, विल नॉट राइज, वो नहीं बढ़ेगा रैपिडली, तेजी से नहीं बढ़ेगा, इनफ ज्यादा, टू यील्ड इनफ ग्रोथ, इनफ ग्रोथ यील्ड करने की। ठीक है, जो ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा, कोल्ड द ग्रोथ डिविडेंड, जिसको हम ग्रोथ डिविडेंड बोलते हैं। इट नीड्स टू रीपे इट्स डेप्ट, इसको इसके डेप्ट को रिपे करना पड़ेगा। देयर इज लेस कॉज टू वरी, चिंतित होने का बहुत कम कारण है। इफ द ट्रेड डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स, यदि ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ए राइज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में राइज को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मतलब चिंता करने का बहुत कम कारण होता है यदि ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट में राइज को डिफ्लेक्ट करता है कि इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ रही है। विच विल बिल्ड द कैपिटल स्टॉक, जो कैपिटल स्टॉक को बना देगा, निर्माण कर देगा, मोर क्विकली, बहुत तेजी से, एंड इंक्रीज फ्यूचर आउटपुट, और फ्यूचर आउटपुट को जल्दी से बढ़ा देगा। और हालांकि वी मस्ट नोट, हमें ऐसे ही नोट करना होगा, हमें नोट करना होगा कि सिंस प्राइवेट सेविंग की, जो प्राइवेट सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, एंड द ट्रेड डेफिसिट, और जो ट्रेड डेफिसिट्स आर जॉइंटली डिटरमाइंड, उनको एक साथ निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये नोट करना होगा कि प्राइवेट सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड डेफिसिट को एक साथ बताया जाता है। अदर फैक्टर्स टू, जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पांच पे क्या दिया गया है हम देखते हैं। क्या ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया गया, हेयर टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस, यहाँ एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए वी टेक ट्रेड बैलेंस टू बी सिनोनिमस विद द करंट अकाउंट बैलेंस, हम ट्रेड बैलेंस को करंट अकाउंट बैलेंस के साथ समान मान करके चल रहे हैं। इग्नोरिंग इनविजिबल्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, इनविजिबल्स को, ट्रांसफर पेमेंट्स को इग्नोर करते हुए मान करके चलते हैं। जैसा कि टेबल 6.1 में दिखाया गया है, इनविजिबल्स कैन हेल्प ब्रिज द ट्रेड डेफिसिट्स इन एन इम्पोर्टेंट वे, कि जो इनविजिबल्स होते हैं वो ट्रेड डेफिसिट्स को एक महत्वपूर्ण तरीके से ब्रिज करने में, एक समान करने में, संतुलित करने में हमारी सहायता करते हैं। अब ये समरी पढ़ेंगे और समरी के बाद हम देखेंगे कि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट कैसे है। ठीक है, इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, ओपननेस इन प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में या प्रोडक्ट्स में जो ओपननेस होती है, खुलापन जो होता है, अलाउज चॉइस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स, वो हमारे डोमेस्टिक गुड्स में, फॉरेन गुड्स में चॉइस करने को अलाउ करते हैं, एंड बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स, और डोमेस्टिक और फॉरेन एसेट्स में भी चॉइस करने को अलाउ करते हैं। इज इट क्लियर? क्या है इसका मीनिंग, ये बताओ। इसका मीनिंग ये है, जब एक देश में ओपन इकोनॉमी होती है, तो ओपन इकोनॉमी है तो हमारे पास ये चॉइस है कि हम डोमेस्टिक गुड्स को खरीदना पसंद करें या हम फॉरेन गुड्स को खरीदना पसंद करेंगे। हमारे पास ये चॉइस होती है, न केवल गुड्स को बल्कि फॉरेन एसेट्स को भी। ठीक है, हमारी इनकम बढ़ गई, हमें ज़मीन खरीदनी हो, प्लाट खरीदना हो, जनरली हम क्या करते हैं कि हम शहरों में प्लाट लेना पसंद करते हैं जैसे इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि शहरों में प्लाट की वैल्यू जो होती है वो तेज़ी से बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, वो हमारी असेट होती है, असेट इज एनीथिंग विच हैज ए मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, अब मैंने सोच लिया मेरी इनकम बढ़ गई, मैं तो दूसरे देश में प्लॉट लूंगा, वो एसेट है। और ये एसेट, ये जो ओपननेस है, ये हमें अलाउ करती है कि हम किस देश में एसेट को खरीदेंगे। ठीक है, किस देश में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट एसेट्स को क्रिएट करती है। ठीक है, द बैलेंस ऑफ पी पेमेंट्स रिकॉर्ड्स एक कंट्रीज ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो एक कंट्री का ट्रांजैक्शन होता है जो दूसरे देश के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश का खाता होता है। ठीक है,
गवर्नमेंट का खाता लगा सकते हैं, हम देश का खाता लगा सकते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस इज द सम ऑफ द बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड। जो करंट अकाउंट बैलेंस होता है वो मर्चेंडाइज ट्रेड का बैलेंस का सम होता है, व्यापारिक खाता जो होता है। सर्विसेज का एंड नेट ट्रांसफर्स, और नेट ट्रांसफर्स का अकाउंट होता है रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमें बाकी पूरे संसार से रिसीव हुआ है, नेट ट्रांसफर हुआ है, चाहे हमें सर्विसेज का ट्रांसफर हुआ हो, मर्चेंडाइज ट्रेड हो, उसका वो करंट अकाउंट उसका बैलेंस होता है वो। द कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट होता है इज इक्वल टू कैपिटल फ्लोज, वो कैपिटल फ्लोज के इक्वल होता है। जितनी कैपिटल आई है, फ्लो हुई है, उतना ही रिएक्ट करेगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से माइनस कैपिटल फ्लोज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। माइनस कैपिटल फ्लोज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हमारे देश में दूसरे देशों से जो कैपिटल इनफ्लो हुई है वो, और उसके माइनस में जो हमारे देश से आउटर वर्ल्ड में जो भी कैपिटल आउटफ्लो हुई है उसको माइनस करके जो भी लेखा जोखा होता है, जो भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट इज फिनेंस्ड बाय नेट कैपिटल फ्लोज। जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो कैपिटल फ्लोज के माध्यम से, नेट कैपिटल फ्लोज के माध्यम से फाइनेंस किया जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। 10 इस प्रकार से बाय ए कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो जाता है। द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी के संदर्भ में फॉरेन करेंसी का जो 1 यूनिट प्राइस होता है उसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है। द रियल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। जो रियल एक्सचेंज रेट्स होता है वो फॉरेन गुड्स का प्राइस होता है डोमेस्टिक गुड्स के संदर्भ में। ठीक है। इट इज इक्वल टू द नॉमिनल एक्सचेंज रेट टाइम्स, ठीक है, द फॉरेन प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय द डोमेस्टिक प्राइस लेवल। ठीक है, यह नॉमिनल एक्सचेंज रेट के समान होता है जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम्स ऑफ फॉरेन प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय द डोमेस्टिक प्राइस लेवल। ठीक है, जिसमें एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय फॉरेन प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस लेवल होता है। समझ गए कि एक्सचेंज रेट गुणा, ठीक है, फॉरेन प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस लेवल, ये होता है। ठीक है। इट मेजर्स द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, या इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मापता है, ऑफ ए कंट्री, किसी देश की, इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश की इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा को मापता है। व्हेन द रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू 1, जब रियल एक्सचेंज रेट 1 के बराबर होता है, द टू करेंसीज आर सेड टू बी इन परचेजिंग पावर पैरिटी, जब दो करेंसीज को कहा जाता है कि वो परचेजिंग पावर पैरिटी में है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब जब एक के समान हो गया, 1 रुपया इज इक्वल टू 1 डॉलर, 1 डॉलर इज इक्वल टू 1 रुपया, मतलब दोनों करेंसी में हम सेम थिंग्स को खरीद पा रहे हैं, सेम प्राइस पर खरीद पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों की परचेजिंग पावर समान है। तो पैरिटी मीन्स होता है समानता, परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स उनकी परचेज करने की जो पावर है वो समान है। 1 डॉलर में वही चीज हम खरीद पा रहे हैं जो हम 1 रुपये में खरीद पा रहे हैं। तो दस वी कैन से दैट जो परचेजिंग पावर है किसी भी करेंसी की, दोनों करेंसी की जो 1 के बराबर हो, तो वो क्या होगी, इक्वल होगी, पैरिटी होगी उनमें। द एपिटोम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का जो एपिटोम होता है, परफेक्ट एग्जांपल उदाहरण जो होता है, वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड, वो गोल्ड स्टैंडर्ड था। परफेक्ट एग्जांपल इन विच, जिसमें इच पार्टिसिपेंट कंट्री, जिसमें प्रत्येक भागीदार देश, कमिटेड इटसेल्फ, वो अपने आप से कमिटेड करता था, वचनबद्ध होता था, टू कन्वर्ट फ्रीली इट्स करेंसी, अपनी करेंसी को फ्रीली कन्वर्ट करने के, इनटू गोल्ड, गोल्ड में एट फिक्स्ड प्राइस, किसी फिक्स प्राइस पे। मतलब मान लो 35 डॉलर का 1 औंस गोल्ड है, जैसा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। मेरे पास बहुत सारे डॉलर हैं, तो मेरे पास डॉलर हैं जो करेंसी अमेरिका में है, तो अमेरिका ने गारंटी दे रखी है कि अगर आपके पास 35 डॉलर हैं तो हम आपको 1 औंस गोल्ड में कन्वर्ट करके दे दें, गोल्ड प्रोवाइड कर देंगे, आप डॉलर दे दें। ठीक है। तो प्रत्येक पार्टिसिपेंट देश ने ऐसा फिक्स कर रखा था कि इस फिक्स प्राइस पर हम गोल्ड को कन्वर्ट करने के कमिटेड हैं। ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड था, एपिटोम था। ठीक है। द पैक्ड एक्सचेंज रेट इज ए पॉलिसी वेरिएबल, जो पैक्ड एक्सचेंज रेट था वो एक पॉलिसी वेरिएबल था, एंड मे बी चेंज्ड बाय ऑफिशियल एक्शन, और ऑफिशियल एक्शन के द्वारा उसे चेंज किया जा सकता था। क्या, पैक्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है। तो पैक्ड एक्सचेंज रेट में क्या था कि गवर्नमेंट इंटरवेन करे तो उसको चेंज किया जा सकता है, एक्सचेंज रेट को।
डिवेल्युएशन करके रुपए को डिवेल्युएट कर दिया, करेंसी को डिवेल्युएट कर दिया। अंडर क्लीन फ्लोटिंग, क्लीन फ्लोटिंग का मतलब क्या है? फ्लोटिंग क्लीन है, कितनी भी फ्लोट होती रहे, कोई इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है। द एक्सचेंज रेट इज मार्केट डिटरमाइंड, जो एक्सचेंज रेट होती है वो मार्केट के द्वारा निर्धारित की जाती है, विदाउट एनी सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, जिसमें किसी केंद्रीय बैंक की मध्यस्थता नहीं होती। इन केस ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग, जब मैनेज्ड फ्लोटिंग की बात आती है, सेंट्रल बैंक्स इंटरवेन, सेंट्रल बैंक्स जो होता है वो इंटरवेन करता है टू रिड्यूस फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, फ्लक्चुएशन को कम कर देता है इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में, मैनेज्ड में। इन एन ओपन इकोनॉमी में डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इज इक्वल टू द डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर गुड्स। बताओ ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? इन एन ओपन इकोनॉमी द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इज इक्वल टू द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स। शब्दों के हेर फेर को समझो, बताओगे। डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स तो वो हो गए जो हम किसी देश की वस्तुओं को, गुड्स को, डोमेस्टिक गुड्स का मतलब हमारे देश की वस्तुएं, हमारे देश की वस्तुएं की डिमांड। कौन करेगा? ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम। ओपन इकोनॉमी में हमारे देश की वस्तुओं की डिमांड में कोई भी देश कर सकता है। यस, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। ठीक है, ओपन इकोनॉमी में जो हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं की जो डिमांड है वो इक्वल, बराबर होती है टू द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स। डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स, हमारे देश के द्वारा वस्तुओं की डिमांड वो बराबर है। ठीक है, मतलब कोई दूसरा देश हमारे देश की वस्तुओं की डिमांड कर सकता है तो हमारा देश भी तो दूसरे देश की वस्तुओं की डिमांड कर सकता है। दिस इज इन एन ओपन इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, जैसे कि कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा। ये है ओपन इकोनॉमी। द ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर, ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर इज स्मॉलर देन दैट इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में जो मनी, वो मल्टीप्लायर जो होता है वो स्मॉलर हो जाता है, बिकॉज क्योंकि पार्ट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड की, डोमेस्टिक डिमांड का जो एक पार्ट है फॉल्स ऑन फॉरेन गुड्स, वो फॉरेन गुड्स पर जा पड़ता है। ठीक है, इसमें लीकेज हो जाती है सर्कुलर इकोनॉमी में। जब लीकेज हो जाती है तो मल्टीप्लायर छोटा हो जाता है। लीकेज होने का मतलब ये है कि हमारा देश जो है वो सारी चीज़ों की डिमांड वही नहीं करता है जो चीज़ें हमारे ही देश में बनी हुई होती हैं, वो उन चीज़ों की भी तो डिमांड करता है जो चीज़ें दूसरे देश में बनी हुई होती हैं। हो सकता है कि कुछ फैमिलीज ऐसी हों जिनकी जो इनकम हो वो हायर हो, तो वो दूसरे देश की डिमांड करते हैं। ठीक है। एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड में जो इंक्रीज होती है, ऑटोनोमस डिमांड का मतलब ऑटोमेटिक डिमांड की इंक्रीज हो गई विदाउट एनी फैक्टर, दस लीड्स टू ए स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट। वो इन आउटपुट में बहुत ही कम इंक्रीज को की ओर लेकर के चला जाता है कंपेयर टू ए क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी से अगर तुलना की जाए तो इट आल्सो रिजल्ट्स, इसमें यह भी रिजल्ट्स होता है इन डिटेरियोरेशन ऑफ ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस के डिटेरियोरेशन का भी यह रिजल्ट होता है। एन इंक्रीज इन फॉरेन इनकम लीड्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज डोमेस्टिक आउटपुट। यदि किसी देश की इनकम बढ़ जाती है तो डोमेस्टिक आउटपुट और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ भी जाता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस, या ट्रेड बैलेंस को भी इम्प्रूव कर देता है। ट्रेड डेफिसिट नीड नॉट बी अलार्मिंग, जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापारिक जो घाटा है, उसको अलार्मिंग होने की आवश्यकता नहीं है, आश्चर्यजनक होने की आवश्यकता नहीं है। इफ द कंट्री इन्वेस्ट द बोरोड फंड्स यील्डिंग ए रेट ऑफ ग्रोथ हायर देन द इंटरेस्ट रेट, यदि कंट्री उधार लिए हुए फंड को इन्वेस्ट कर देता है और वो इन्वेस्ट किया हुआ जो फंड्स है वो हायर ग्रोथ रेट को शो कर रहा होता है इंटरेस्ट रेट की बजाय। मान लो हमने 100 रुपये उधार ले लिया किसी देश से, हमने कह दिया कि 100 रुपये में मैं 2 रुपये का इंटरेस्ट दूंगा पर मंथली, वही 100 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिए किसी प्रोजेक्ट में और वो जो इन्वेस्ट कर रखा है उससे हमें ग्रोथ रेट हो रही है, ग्रोथ रेट हो रही है पर मंथ की 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज में से 2 रुपये तो इंटरेस्ट के चाहिए ना, 8 रुपीज जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, हमारे प्रॉफिट के होंगे, रिवेन्यू हमारा होगा। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत तब होगी जब 2 रुपये हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, पैसे उधार लेकर के इन्वेस्ट कर रखे हैं, लेकिन ग्रोथ रेट उसकी 1 रुपये आ रही है।
ठीक है, तब हमें चिंता करने की जरूरत है। समझ गए? ओपन इकोनॉमी क्या होती है? यू नो वेरी वेल, ये की कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी कॉन्सेप्ट्स को देखना। अभी एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, इंडियन एक्सपीरियंस। इंडियन एक्सपीरियंस है एक्सचेंज रेट के मैनेजमेंट का। India's exchange rate policy has evolved in line with international and domestic developments. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विकास हुआ है, घरेलू स्तर पर जो भी विकास हुआ है, उन दोनों विकासों को देखते हुए भारत की जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है उसका विकास हुआ है इन दोनों के अनुभव से। पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, इन व्यू ऑफ द प्रीवेलिंग ब्रेटन वुड्स सिस्टम के जो प्रचलन में था उसके कारण द इंडियन रुपी वाज पैक्ड टू पाउंड स्टर्लिंग ड्यू टू इट्स हिस्टोरिक लिंक्स विद ब्रिटेन। जो भारतीय करेंसी थी उस करेंसी को पाउंड स्टर्लिंग के संदर्भ में पैग किया गया था क्योंकि भारत का ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा था। ठीक है, क्योंकि भारत अंग्रेजों की कॉलोनी था। A major development was the devaluation of the rupee by 36.5% in June 1966। जून 1966 में एक मुख्य विकास, महत्वपूर्ण विकास यह हुआ कि रुपए की जो वैल्यू है वो 36.5% कम कर दी गई, मूल्य ह्रास कर दिया गया। विद द ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम के ब्रेकडाउन होने के साथ, एंड आल्सो द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ यूके इन इंडियाज ट्रेड, और इंडिया के व्यापार में यूके का जो भाग है उसके कम होने के साथ साथ द रुपी वाज डी-लिंक्ड फ्रॉम द पाउंड स्टर्लिंग इन सितंबर 1975। रुपया जो था वो सितंबर 1975 में पाउंड स्टर्लिंग से डी-लिंक्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1975 टू 1992, 1975 से 1992 के पीरियड के दौरान द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी वाज ऑफिशियली डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक। जो रुपये की एक्सचेंज रेट थी वो औपचारिक रूप से रिजर्व बैंक के द्वारा डिटरमाइन की जाती थी विद इन ए नॉमिनल बैंड ऑफ +or-5% ऑफ द वेटेज बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है, ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। भारत के जो मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उन मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर्स की जो बास्केट ऑफ करेंसीज थी, उन करेंसीज के संदर्भ में रिजर्व बैंक के द्वारा भारत की एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया गया था, और वो डिटरमाइन एक्सचेंज रेट उन करेंसीज का, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर की करेंसीज का +-5 था। समझ गए? द रिजर्व बैंक इंटरवेंड, जो रिजर्व बैंक था वो इंटरवेन करता था ऑन ए डे टू डे बेसिस, प्रतिदिन रोजाना इंटरवेन करता था वो, विच रिजल्टेड इन वाइड चेंजेस इन द साइज ऑफ रिजर्व, जो रिजर्व के साइज में वाइड परिवर्तन लेकर के आया, विस्तृत परिवर्तन लेकर के आता था। डेली टू डेली जो इंटरवेन होता था। एक्सचेंज रेट रिजिम, एरिया जो है, क्षेत्र जो एक्सचेंज रेट का ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एडजस्टेबल नॉमिनल पैग विद ए बैंड, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है 1975 से लेकर के 1992 के बीच में, वो एक एडजस्टेबल नॉमिनल पैग विद ए बैंड, बैंड के साथ, एडजस्टेबल भी था, पैक भी कर दिया गया था, लेकिन उसमें बैंड भी था, कम भी हो सकता था और थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाता था, +-5 जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ये था। 1966 में क्या कर दिया गया था? पाउंड स्टर्लिंग के संदर्भ में पैक कर दिया गया था क्योंकि भारत का ब्रिटेन के साथ संबंध था। लेकिन जैसे ही 1975 आया उसको डीलिंक्ड कर दिया गया पाउंड स्टर्लिंग से, और 1975 से लेकर के 1992 तक वो एडजस्टेबल भी था, पैक्ड भी था, और वो क्या था, वो बैंड भी था उसमें, ठीक है, नॉमिनल भी था वो इस पीरियड के दौरान सेंट्रल बैंक इंटरवेन करता था दिल्ली टू दिल्ली, ठीक है। लेकिन व्हाट कम्स आफ्टर 1992, लेट अस सी। द बिगिनिंग ऑफ 1990s, जो 1990s की बिगिनिंग की शुरुआत जो थी 1990 के दशक की, वह सा ए सिग्निफिकेंट राइज इन ऑयल प्राइसेस। उसने देखा कि ऑयल प्राइसेस का जो मूल्य है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, एंड सस्पेंशन ऑफ रेमिटेंसेज फ्रॉम द गल्फ रीजन, और गल्फ रीजन से भी रेमिटेंसेज को सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया, इन द वेक ऑफ द गल्फ क्राइसिस के बाद। गल्फ क्राइसिस जब हो गया था, गल्फ कंट्रीज, यू नो वेरी गल्फ कंट्रीज, व्हाट आर गल्फ कंट्रीज? गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्शियन गल्फ के अराउंड जो कंट्रीज हैं, रेड सी के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान,
क्योंकि यहाँ पर ही तो तेल की ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, तेल का प्राइस बढ़ गया, तेल का प्राइस बढ़ गया, लेकिन गल्फ क्राइसिस भी हो गया। गल्फ क्राइसिस होने के साथ साथ गल्फ कंट्री से जो हमारे देश में रेमिटेंसेस जाते थे उनको रोक दिया गया। व्हाट डू यू मीन बाय रेमिटेंसेस? रेमिटेंसेस वो होता है जब मान लो हमारे परिवार का कोई सदस्य गल्फ कंट्रीज में है, ठीक है, हमने भेज दिया पैसे वैसे लगा करके, वीजा वगैरह लगवा करके, जा बेटा ठीक है तुम वहां पर जा करके नौकरी कर ले। उसने बोल दिया मम्मी पापा मैं पैसे भेजता रहूंगा। जो वहां से जो भी अकाउंट में डिपॉजिट होता है, जो कुछ भी वहां से पैसे हमें मिलते हैं परिवार को, गिफ्ट हो गया या कुछ भी हो गया, वो हमारा एज ए रेमिटेंसेस माना जाएगा। रेमिटेंसेस बंद हो गया था, पैसे आने वहां से बंद हो गए थे, उनकी करेंसी आनी बंद हो गई थी। यह एंड अदर डोमेस्टिक इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, जो दूसरे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट्स हुए गल्फ क्राइसिस के बाद, लेड टू सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स इन इंडिया। वो भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की गंभीर समस्या को लेकर के आया। द ड्राइंग ऑफ एक्सेस टू कॉमर्शियल कॉमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस नहीं हो पाई, एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, और जो थोड़े समय का जो क्रेडिट था, जो लोन वगैरह ले रखा था, मेड फाइनेंसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट डिफिकल्ट। उसने करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए डिफिकल्ट कर दिया, बहुत मुश्किल हो गया करंट अकाउंट को मेंटेन कर पाना। इंडियाज फॉरेन करेंसी रिजर्व, भारत का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व था, फेल रैपिडली, वो तेजी से गिर गया, तेजी से कम हो गया। कितना? 3.1 बिलियन यूएस डॉलर इन अगस्त में था, टू यूएस डॉलर 975 मिलियन इन ऑन जुलाई 12 1991। ठीक है, और जुलाई 12 1991 को वो 975 मिलियन यूएस डॉलर हो गया, बिलियन से मिलियन पे आ गए। ठीक है, इतना कम हो गया। वी में कॉन्ट्रास्ट, हम इसको कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, विरोधाभास कर सकते हैं दिस इसका विद द प्रेजेंट के साथ। एज ऑफ जनवरी 27 2006, जनवरी 27 2006 को इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, स्टैंड एट यूएस डॉलर 139.2 बिलियन, वो 139.2 बिलियन था। अपार्ट फ्रॉम मेजर्स लाइक सेंडिंग गोल्ड अब्रोड, विदेशों में गोल्ड भेजने के मेजर्स की तरह, कर्टेलिंग नॉन एसेंशियल एक्सपोर्ट्स, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट जो था उसको कर्टेल कर दिया गया। एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट, मतलब जिस इंपोर्ट की हमें आवश्यकता ही नहीं है, घरेलू डिमांड से पूरा किया जा सकता है उसको, घरेलू क्षेत्र से, उसको कम कर दिया गया। अप्रोचिंग द आईएमएफ के पास पहुंच गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, एंड मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल सोर्सेज, और जो मल्टीलेटरल था बायलेटरल सोर्सेज से उनके पास पहुंच गए। इंट्रोड्यूसिंग स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हमने स्टेबलाइजेशन को, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया। देयर वाज ए 2-step डिवैल्यूएशन ऑफ 18 to 19% ऑफ द रुपी ऑन जुलाई 1 and 3 1991, और जुलाई 1 और 3 को 2-step डिवैल्यूएशन किया गया, जिसमें रुपए की जो वैल्यू थी उसको 18 से 19% कम कर दिया गया। इन मार्च 1992 में द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग ड्यूअल एक्सचेंज रेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, मार्च 1992 में हमने लरम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिस लरम्स में 2 एक्सचेंज रेट्स शामिल थे, 2 टाइप के एक्सचेंज रेट्स। लरम्स मीन्स लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या बताया गया था, देखो, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के तहत 40% ऑफ एक्सचेंज अर्निंग, 40% की जो एक्सचेंज अर्निंग थी, हैड टू बी सरेंडर्ड एट एन ऑफिशियल रेट डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक। ठीक है, वो रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की गई ऑफिशियल रेट पर सरेंडर करना पड़ता था। 40% एक्सचेंज रेट, मान लो गल्फ कंट्रीज से रेमिटेंसेज आने लग गया, 100 रुपए भेज दिए किसी ने, 40 रुपए तो हमें सरेंडर करने पड़ेंगे, जो रिजर्व बैंक के द्वारा डिटरमाइन किया गया है रेट, उसके ऊपर कि 40 रुपए तो मतलब 40 जो भी करेंसी है उस देश की, वो आपको इस रेट पे कन्वर्ट करके मिलेगा। जो 60% है वो मार्केट डिटरमाइंड होगा, ये बता रखा इसमें, एंड 60% वाज टू बी कन्वर्टेड एट द मार्केट डिटरमाइंड रेट्स। 60% को मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किए गए रेट पर कन्वर्ट किया जाएगा। द ड्यूअल रेट्स वर कन्वर्स, ये जो ड्यूअल रेट थी,
इसको कन्वर्ज कर दिया गया इनटू वन, एक ही रेट में कन्वर्ज कर दिया गया। फ्रॉम मार्च 1 1993, मार्च 1 1993 से एक ही रेट में कन्वर्ट कर दिया गया। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, यह एक महत्वपूर्ण स्टेप था टूवर्ड्स करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम था। विच वाज फाइनेंशियली अचीव्ड इन अगस्त 1994, जिसे आखिर में अगस्त 1994 में अचीव कर लिया गया बाय एक्सेप्टिंग आर्टिकल 8 ऑफ द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ के जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट था उनमें से आर्टिकल 8 को स्वीकार करके इसके अगस्त 1994 में से प्राप्त कर लिया गया करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को। द एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी, एक्सचेंज रेट जो है रुपये की, दस बिकेम मार्केट डिटरमाइंड, वो मार्केट डिटरमाइंड हो गई विद द रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के साथ, एंश्योरिंग ऑर्डरली कंडीशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसने इंश्योर कर दिया कि वो क्रमागत रूप से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की कंडीशंस में वो क्या करते रहेंगे, इंटरवेन करते रहेंगे थ्रू इट्स सेल्स एंड परचेजेस, इसके सेल्स के द्वारा और इसकी परचेज के द्वारा। सेल्स एंड परचेज के द्वारा मतलब मनी सप्लाई को भी वो क्या करते रहेंगे, अफेक्टेड करते रहेंगे, प्रभाव डालते रहेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस, इन क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है, एनी क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन? नो क्वेश्चन।